हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो रे स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले जो आपका एग्ज़ाम होना था वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होना था, बट अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 26 नवंबर और 27 नवंबर को, है ना। यानी 26 नवंबर को पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा और 27 नवंबर को पैरामेडिकल वालों स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग को और अधिक समय मिल गया है, ऐसा इलेक्शन के कारण हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी डेट पे डेट एक्सटेंड करते गए। बट अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, यानी जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था प्रीवियस टेस्ट, उसी टेस्ट पेपर का मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को जाना नहीं है, वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है ना, मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के भी है, जीके के भी है, यानी सब तरह का क्वेश्चन जो है आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। जल्दी से बोलिए कौन कौन स्टूडेंट आ गए हैं, आप लोग अपने अटेंडेंस दीजिए। और जो जो स्टूडेंट आ गए हैं, आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आज की क्लास कर सकें। चलिए, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम्स में देखने को इजीली मिल जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आप लोग साल्ट को बर्फ़ के साथ ऐड कर दोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए दिया है, कम हो जाता है, वो सही है। तो याद रखिएगा, बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है गाइस, बर्फ़ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? बता सकते हैं आप लोग? बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल्दी से बताइए। बर्फ़ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? बता दीजिए। तो याद रखिएगा, वेरी गुड, यानी कितना होता है? तो 273.16 केल्विन होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है जी। तो 273.16 केल्विन, है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने से बर्फ का जो गलनांक है क्या होगा? बर्फ का गलनांक क्या होगा? यानी क्वेश्चन अगर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर? जल्दी से बताइएगा। व्हाट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, वेरी गुड, क्या होगा? घट जाता है ना, घट जाता है। यानी बर्फ़ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वाइन यानी शराब में उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन है एथिल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है मैथिल अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। जल्दी से सभी प्यारे बच्चों बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ना, वो सही है। तो याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। अब हम लोग बात कर लें एसिटिक अम्ल की, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, पूछ लेता है सिरका, है ना, सिरका यानी जिसको विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में,
तो पूछता है इस तरह, सिरका में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, विनेगर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, सिरका में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिक एसिड, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म की। तो इसका एक और नाम है, क्या नाम है, ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राईक्लोरोमीथेन इसका एक और नाम है। और ये क्या है, बेसिकली ये कार्बनिक यौगिक है, कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, है ना, कार्बनिक यौगिक जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, केमिकल का सॉरी क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, CHCl3, ठीक है, CHCl3 जो है इसका रासायनिक फॉर्मूला है। और इसका प्रयोग यानी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में बेहोश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट सर्कुलर पाथ विथ डायमीटर ऑफ 200 मीटर, लेट्स डू वन राउंड ऑफ 40 सेकेंड्स, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर आफ्टर 2 मिनट्स है ये, ठीक है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। देखिए क्वेश्चंस मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, एन एथलीट सर्कुलर पाथ विथ डायमीटर ऑफ 200 मीटर, लेट्स डू वन राउंड ऑफ 40 सेकेंड्स, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड। चलिए आइए क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह दूरी कितनी तय करेगा, ठीक है। तो देखिए एक एथलीट है, वो क्या करता है, एक वृत्तीय रास्ता है, ठीक है, एक वृत्त शेप का रास्ता है जिसका डायमीटर दे रखा है गाइस 200 मीटर। डायमीटर समझ में आता है ना, आर को दुगुना कर दीजिएगा तो वो व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, देखिए एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में लगाता है ना। तो पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर सब चीज़ सेकंड में दे रखा है ना, मीटर पर सेकंड में है, तो देखिए 40 सेकंड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मिनट आ गया है, तो मिनट को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, 2 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, तो आप सभी को मालूम है कितना होता है, 120 सेकंड होता है ना। और फिर 2 मिनट और अलग से ये 20 सेकंड दिया है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी यहाँ पर टोटल जो सेकंड हो जाएगा ना वो 140 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया है ना, 2 मिनट का 120 सेकंड में लिख दिया, फिर ये अलग से 20 सेकंड दिया था तो ऐड कर देंगे इस 20 को भी, तो 140 सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब आप ही बताइए, एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, यानी मैं बोल सकता हूँ 40 सेकंड में ये बंदा एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कहने का मतलब 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो आप लोग क्या कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, 140 बटा 40 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 से ये 2 से चला जाएगा 7 बार में, और ये भी 2 से चला जाएगा 2 बार में, तो 60 बटा 2 आ गया, यानी कहने का मतलब 3 बटा 5 आ गया, ठीक है। तो वो 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा जी, तो 3.5, है ना, 140 सेकंड में वो 3.5 चक्कर लगाएगा। ये चीज़ याद कर लेना, इसको नोट कर लो, यानी 140 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, तो 3.5। अब ध्यान से समझना, अब क्या करना है आपको, तो अब यहाँ पर आप लोग ये जानते हो, क्या जानते हो कि यहाँ पर ये बात क्या हुआ है, वृत्त का बात हुआ है, वृत्तीय रास्ता के बारे में बात हुआ है। तो एथलीट जब वृत्त रास्ता पे ऐसे ही चलेगा ना, इसी तरह जो है अपना रास्ता कवर करेगा, चक्कर लगाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 2πr फॉर्मूला आ गया ना, वृत्त का परिधि जिसको बोलते हैं। तो आप ही लोग बताइए, ये एक चक्कर तय करेगा, ध्यान से समझना है, एक चक्कर वो तय करेगा तो इसको कितना लगेगा, 2πr का समय लगेगा। समझ में आया ना, 2πr का समय लगेगा, और इसको लगाना कितना है, 3.5 चक्कर लगाना है, ठीक है। 3.5 चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, यही आपको बताना है। तो अब आप लोग देखिए, एक चक्कर में वो 2πr दूरी तय किया ना, तो 2 पाई का वैल्यू क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे। आर कितना है, तो आप ही बताइए, व्यास जो है मेरा 200 है, तो आर क्या होगा, 100 ही होगा ना। तो बस अब देखिए, एक चक्कर में वो कितना दूरी तय किया, तो 2 × 22/7 × 100। इसी तरह आपको निकालना है 3.5 चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, तो इसमें 3.5 से गुना कर दीजिए, बस गुना कीजिए। कैसे कीजिएगा, 2 × 22/7 × 100,
फिर गुना में 3/5। अब इतने को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका जो है 2200 मीटर आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने में थोड़ा समय लग गया, मेरे को बनाना होता तो ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 22। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। जल्दी से सभी विद्यार्थी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। जल्दी बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है ना, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो वेरी गुड, याद रखना 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची जो है ये भारतीय संविधान की भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए अब बताइए, तो भारतीय संविधान से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग रेडी हो? आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर बताओगे, मैं पूछूं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट को बताना है सबसे बड़ा संविधान जो है वो किस देश का है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए सबसे बड़ा संविधान किस देश का है जी। जल्दी से बताइए सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। वेरी गुड, भारत का है ना, यानी विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये चीज भी याद रखना, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अब अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है आप सभी को बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। चलिए ऑप्शन दे दूं, चलिए मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन मैं आपको दे दिया 26 जनवरी 1950, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मैं आप लोग को देता हूं 26 नवंबर 1949। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर 26 जनवरी 1950 दिया है वो सही है। ठीक है, अब यदि ऐसे पूछता आप लोगों से कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, यानी कब अपनाया गया, कब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, यानी भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी ये कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 जनवरी 1949 हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे रहे कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया, अपनाया गया, यानी कब बनकर तैयार हुआ, तब क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1949 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और पूछ ले जाते हैं गाइस संविधान से रिलेटेड, मैं आप लोगों से जल्दी पूछ लेता हूँ। चलिए बताइएगा, एक क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वेरी गुड, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। और कभी कभी पूछ लेता है अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और पूछ लेता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो भी याद रखना, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे, वीएन राव थे। ठीक है, वीएन राव थे।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ है। वैसे तो एक क्वेश्चंस मैं इस टाइप का बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो आप लोग दिक्कत में आ गए, है ना। तो देखिए मैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। चलिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, ए 10 kg मास बेल fell to the floor at a height of 80 centimeter. At this stage, calculate the value of momentum transferred by the bell to the floor. For ease of calculation, take the value of acceleration is 10 meter per second square, है ना। अब क्वेश्चंस को एक बार हिंदी में रीड करते हैं। क्वेश्चन है, एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी और इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की और दिष्ट त्वरण का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड लें, है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा क्या गया है पहले वो आप लोग देखिए। तो आपसे पूछा ये गया है ना, स्थानांतरित संवेग की मान कितना होगा, है ना। स्थानांतरित संवेग का मान कितना होगा, कहने का मतलब लीनियर मोमेंटम आपका जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास तो आपको दिया हुआ है 10 kg, लेकिन वेलोसिटी जो है आपको गिवन नहीं है। तो अब क्या करोगे आप लोग, वेलोसिटी निकालने के लिए अब आपको करना ये होगा ना कि गति का जो 3 नियम है ना, गति का जो 3 इक्वेशन है उसी में से तीसरा जो इक्वेशन है वो आपको लगा देना है, ठीक है। कैसे लगाना है, तो सबसे पहले जितना चीज़ गिवन है ना वो सब आप लिख लो, तब समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मास जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 kg दे रखा है ना। अब ऊंचाई कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऊंचाई को हम लोग एस लिखेंगे, एस से डिनोट करते हैं, है ना, जिसको दूरी भी बोलते हैं। तो ये कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है ना कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और आंसर में हमको मीटर पर सेकंड में बोलता है ना। तो अब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये 0.8 मीटर आ जाएगा, है ना। और अब देखिए अब क्या दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन जिसको त्वरण बोलते हैं हम लोग, कितना दे रखा है जी ये त्वरण। तो त्वरण दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको देख लेना, यानी 3 चीज़ें हैं वो आपको दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है एक 10 kg द्रव्यमान, यानी एक 10 kg द्रव्यमान की एक घंटी है भाई, ठीक है, और ये 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। तो अब आप ही बताइए, जब इसको गिराया जाएगा, इसको जब गिराया जाएगा तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो जीरो ही होगा ना, यानी यू बराबर तो जीरो ही होगा ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए 10 ये है घंटी जिसका वजन जो है 10 kg दे रखा है, इसको एक 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है ना। तो शुरू में इसका जो वेग होगा, यानी जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको यू से डिनोट करते हैं, वो तो जीरो ही होगा। समझ में आ गया ना। तो यू बराबर जीरो है आपका, एम बराबर कितना है 10 kg है, एस बराबर कितना है 0.8 मीटर है, ए बराबर इतना है ना। तो इसको एक अच्छे जगह पे लिख लेते हैं तब और इजी से समझ में आएगा, ठीक है। यानी ए बराबर कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, यू बराबर कितना है 0 है, ठीक है, एस बराबर कितना है 0.8 आया था, ठीक है, 0.8 मीटर था ना। और मास कितना है आपका, तो ये 10 kg है, ठीक है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब बताओ, अब आप लोग इसमें गति का तीसरा जो इक्वेशन होता है वो लगाओगे तो आपका v नहीं आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। गति का जो तीसरा इक्वेशन है वो मालूम होना चाहिए, क्या होता है जी, तो आपको मालूम होना चाहिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as होता है ना। अब यहाँ से u मेरा क्या है, तो जीरो है, तो जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस में 2, a क्या है 10 है, s क्या है मेरा, तो s देखिए 0.8 है, ठीक है, तो 0.8 है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 10 दूनी 20 और 20 में 0.8 से गुना कीजिएगा तो ये तो 16 आ गया ना। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया जी, वी स्क्वायर बराबर देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 16 आ गया ना। तो v बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ 4 आ गया है। दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर 4 नहीं आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा। अब निकालना क्या था आपको, संवेग, है ना, संवेग का मान का गणना करना था। तो संवेग बराबर मैं क्या बताया, m गुने v। तो m कितना था 10 kg था, v जो अब अभी हम लोगों ने निकाला कितना है 4 है, तो क्या आ गया 40
केजी मीटर पर सेकेंड नहीं आ गया आंसर। देखो स्टेप बाय स्टेप समझाया, बहुत लोगों को आ गया होगा, ठीक है। और जिनको समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करके वीडियो देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बंधक जिसको मॉर्डेंट कहते हैं वो पदार्थ है, कैसा है? जो कपड़ों पर रंग पक्का करने में काम आता है, विरंजक का काम करता है, रंग को प्रगाढ़ बनाने के लिए सक्षम है, या अत्यंत कठोर ठोस होते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट देंगे। रंग बंधक वह पदार्थ है जो, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी फटाफट। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो हमेशा याद रखना, रंग बंधक है ना, ये कपड़ों पर रंग को पक्का करने के लिए कुछ विशिष्ट धातु के आयन के साथ इनकी आवश्यकता होती है, इसे ही हम लोग रंग बंधक जिसको मॉर्डेंट कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है रंगाई के पहले या फिर बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी रंग बंधक का प्रयोग हम लोग कपड़ों पर रंगाई करने के लिए इसका प्रयोग पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एज ए क्लाइमेट, यानी भारत की जलवायु है, कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या उपोष्ण जलवायु है, सवाना प्रकार की जलवायु है, या उपोष्ण मानसून है? यानी भारत की कैसी क्लाइमेट है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, सवाना प्रकार की जलवायु है, या उपोष्ण मानसून है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, इंग्लिश में ट्रॉपिकल ही बोलते हैं ना। चलिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसे है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा यहाँ से देखिए, ये सवाना जो है ना, एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, सवाना किस देश का घास का मैदान है? बता सकते हैं आप लोग, सवाना किस देश का घास का मैदान है? सवाना किस देश का घास का मैदान है? तो याद रखना, ठीक है। ये घास के मतलब इससे रिलेटेड पूछ ले जाते हैं, पूछ लेगा प्रेरी है ना, स्टेपीज, ये किस देश के घास के मैदान है? तो यहाँ से ये जानिए सवाना जो है ये घास का मैदान है, किस देश का घास का मैदान है? अफ्रीका, ठीक है। यानी अफ्रीका में एक घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं, ठीक है। अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहते हैं। चलिए अब पूछ लेता है प्रियरी, प्रियरी है ना, प्रियरी जो है कहाँ किस देश की घास की मैदान है? तो ये भी याद रखना, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और एक और रहता है पंपास, पूछ लिया जाता है ना, इसको भी नोट कर ही लेना आप लोग, जब बता रहा हूँ तो ये भी देख ही लो। एक है पंपास, ठीक है, पूछ लेता है पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो याद रखना ये कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये तीन आप लोग याद कर लेना, पूछ ले जाते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी भारत में होम रूल आंदोलन शुरुआत किया गया था। बताइए किन दो लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और गांधी द्वारा, चौथा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नेहरू द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, उनका सही है। तो ये एक क्या है? एक राजनीतिक, ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, ठीक है, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है, बताइए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ गाइज। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये जो है ना, ये नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग हटा दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी आप लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए जो है शुद्ध रक्त है, दूसरा ऑप्शन है अशुद्ध रक्त है, तीसरा ऑप्शन है रक्त की कमी, चौथा ऑप्शन है रक्त का थक्का बनना, है ना। तो देखिए ये 1 नंबर दिया है धमनी, 2 नंबर सिरा दिया हुआ है, तीसरा एनीमिया दिया हुआ है, चौथा जो दिया हुआ है क्या दिया है? फाइब्रिनोजन, है ना। देखिए फाइब्रिनोजन दिया है, तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिए और तब मिलाइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजन, है ना। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होगा?
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए आप लोग, तो इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इसका, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो धमनी है, धमनी जिसको क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं ना, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये तो ऊपर ही ऊपर मिल गया है ना, धमनी शुद्ध रक्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिरा, जिसको वेन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है ना। और एनीमिया, एनीमिया जो एक रोग है किसकी कमी से होता है, तो रक्त की कमी से होता है ना। और यहाँ पर देखिए अब क्या बचा लास्ट में, ऑप्शन 4 क्या है, फाइब्रिनोजन है, तो इस क्या हो, ये क्या हो जाएगा, तो रक्त का थक्का बनना है ना। तो इसी तरह आपका ये आंसर हो गया, बहुत ही ईजी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए, देखिए ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, ठीक है, और डी का कितना है, 4 है। समझ में आ गया ना। तो देखिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस और भी पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। जल्दी से बताइए, तो रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। जल्दी से बताइए, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। वेरी गुड, किस विटामिन का होता है, तो विटामिन के है ना, विटामिन के हो जाएगा। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कोई बता सकता है। जल्दी से बताइए, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा। जल्दी से बताइए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा। वेरी गुड, क्या होगा, फिलोक्विनोन है ना, फिलोक्विनोन। तो याद रखना है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है ना, यानी समय, दूरी और चाल से एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। चलिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ए ट्रेन इज 60 किलोमीटर एट द सेम स्पीड कवर्स द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इफ हिज स्पीड वाज 8 किलोमीटर प्रति आवर मोर it would have taken 10 hours less to complete that journey. Then what is the speed of the train in kilometer per hour? यानी देखिए क्वेश्चंस क्या रहा है, क्वेश्चन बोलता है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 60 किलोमीटर की आवश्यक दूरी तय करती है। अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उस यात्रा को पूरा करने में 10 मिनट कम लगता। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ना, रेलगाड़ी की जो चाल है हम लोग मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल जो है हम लोगों ने मान लिया क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप सभी को पता है समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, होता है। अब देखिए अब दूरी कितना है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले तो क्या करता है, 60 किलोमीटर की दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, अब बात देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो क्या करता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से चलता है, तय करता है। फिर क्या होता है, वो वही 60 किलोमीटर की दूरी अब क्या किया उसने, देखिए क्वेश्चंस बोलता है अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी दूरी तो उतनी है लेकिन अब क्या करता है, अपनी चाल जो उसकी चाल होती है ना वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है। तो चाल तो x माना था हम लोगों ने, ठीक है, अधिक हम लोगों ने कर दिया तो x + 8 हो जाएगा। अब ऐसा कर लेता है ना तो उसको पूरी यात्रा करने में 10 घंटा कम लगता है। देखिए क्वेश्चन बोला है ना यहाँ पर 10 घंटा इसको कम लगता है, तो यहाँ पर भी 10 घंटा कम लगेगा, तब जाके ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए फिर से मैं समझा देता हूँ। पहले तो वो क्या करता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा ना। मैं आप लोग क्या बताया, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी, और चाल कितना है, x है ना। समझ में आ गया ना। समय यानी टाइम बराबर मैं क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितना है मेरा 60 है, स्पीड कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है।
अब क्या होता है ना कि दूरी तो वही है, लेकिन अब उसकी गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसकी चाल को और 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लिया। अब ऐसा हो जाता है ना तो बोलता है तो उसको यात्रा पूरा करने में 10 घंटा समय कम लगता है। अब यहाँ पर बोला है कि भैया इसको 10 घंटा कम लगता है, तो इसको भी तो 10 घंटा कम लगना पड़ेगा ना, तब जाकर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना। यानी ये किस फॉर्मेट में आ गया आपका, ये आपका आ गया 60/x, है ना, और -60/x+8 बराबर 10। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ये फैक्टर करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग, है ना। तो देखिए सॉल्व कीजिएगा तो एक आएगा x बराबर 4 और एक आएगा x बराबर -12। तो आप सभी लोग को पता है चाल तो कभी निगेटिव में होगा नहीं, तो आंसर तो -12 होगा नहीं। हाँ, ये x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, 4 आवर्स हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करना, अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग द एरर्स है, कॉमन एरर्स है। ठीक है, अब कॉमन एरर वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिसका ग्रामर जो है स्ट्रांग हो। ठीक है, जिसका ग्रामर स्ट्रांगली है, यानी कहने का मतलब जिन भी विद्यार्थियों ने टेंस पढ़ा होगा, टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशंस, ये सब पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को स्पॉटिंग द एरर यानी कॉमन एरर में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एरर को स्पॉट इजिली कर सकते हो। ठीक है, इजिली ढूंढ सकते हो एरर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आपको इस सेंटेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एरर आता है तब आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर नज़र आता है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यदि आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एरर आएगा तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यदि आप लोग को लगता है सेंटेंस पूरी तरह से सही है तो क्या हो जाएगा, नो एरर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सेंटेंस में एरर कहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी दिया होगा ना वो सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें एरर कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए हैड है ना, हैड के पहले जो है सब्जेक्ट आएगा मेरा ही। ठीक है, हैड के बाद नहीं आएगा। हैड मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो वेयर ही हैड गॉन। अब क्यों आएगा, क्योंकि याद रखना, आपको ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये प्रश्न, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न नहीं है और प्रश्नात्मक वाक्यों में जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्वेश्चनेबल वाला सेंटेंस होगा ना तो उसमें वैसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे मान लीजिए वेयर, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वेयर हैड ही गॉन। ठीक है, इसमें मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ गए थे, सॉरी वह कहाँ गया था, है ना, वेयर हैड ही गॉन। तो ये प्रश्नात्मक वाक्य हो गया, है ना। और इस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेरा हैड है, उसका प्रयोग जो है हम लोगों ने सब्जेक्ट के पहले किया है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वाक्य यानी सेंटेंस प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई एम नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। अच्छा, यहाँ पर एम को काट कर हैव कर दो। अभी ये मत समझ लेना मैंने तो सेंटेंस ही करेक्ट कर दिया, जी बिल्कुल नहीं, अभी भी इस सेंटेंस में एरर है और आप लोग को बताना है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर हैव की जगह एम आ गया था। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी इस सेंटेंस में एरर है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर हैव की जगह एम का प्रयोग हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है हैव या हैज के साथ ही बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो सही था, लेकिन अभी भी इस सेंटेंस में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एरर है। आपको बताना है कहाँ एरर है। अब सही मैं कर दिया हूँ तो ये मत समझ लेना एक सेंटेंस ही कम्प्लीटली सही है तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी दे दोगे, जी बिल्कुल नहीं, अभी भी एरर है इसमें। ठीक है, चलिए बताइए तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, बी में या पार्ट सी में। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। तो पार्ट ए में एरर है। एरर कहाँ है, तो पार्ट ए में है, यानी एम की जगह ना यहाँ पर हैव प्लस बीन का प्रयोग होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर फोर या सिंस का प्रयोग किया गया है ना। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया मेरा, है ना, आई के बाद हैव हैज़ आ गया,
आई के साथ हैव ही आता है, हैज़ नहीं आता है। जैसे आई हो गया, आई के साथ हैव आ गया, हैव के बाद बीन आ गया, बीन के बाद प्लस बिफोर आ गया, फिर फोर या सिंस का प्रयोग आ गया, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो यहाँ पर एम की जगह जो है हैव बीन का यूज होना चाहिए था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है एरर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, जो वर्ड्स दिया हुआ है उसका यानी एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो वर्ड्स जो दिया हुआ है, डिल्यूजन दिया हुआ है। तो बताइए डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो डिल्यूजन का मतलब होता है कपटी, जिसको फ्रॉड भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, फ्रॉड। धोखेबाज भी बोल सकते हो, धोखा, है ना। भ्रम मतलब भ्रम में रखता है, धोखेबाज है वो, कपटी है, फ्रॉड है ना। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या एक्सेप्टेंस होगा, जी बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। प्रेसिजन होगा, जी बिल्कुल नहीं। प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, शुद्धता होता है। फिक्सन होगा, जी बिल्कुल नहीं। फिक्सन का मतलब क्या होता है, कहानियाँ, उपन्यास, कथाएं, है ना। तो क्या रियलिटी होगा, जी हाँ रियलिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिल्यूजन, डिल्यूजन का बेस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, रियलिटी। रियलिटी का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम से ही है, आपको इसका भी एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। शब्द जो दिया हुआ है एलिगेंट दिया हुआ है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, तो एलिगेंट का मतलब शिष्ट होता है ना, बोल सकते हो शिष्ट, सुंदर, है ना, काफ़ी स्टाइलिश, अट्रैक्टिव एंड शोइंग अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल बोल सकते हो। यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ में इसका यानी इस शब्द का मतलब है। ठीक है, श्रेष्ठ, सुंदर, है ना, बोल सकते हो एकदम से गुड लुकिंग भी बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, अब बताओ इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एफिशिएंट होगा, जी बिल्कुल नहीं। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो कुशल होता है, कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव मीनिंग का ही है ना। कोय होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, विनीत होता है ना, हम्बल होता है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ में है ना। एलोक्वेंट होगा, एलोक्वेंट भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलोक्वेंट का मतलब होता है बड़ा बोलने वाला, है ना, टॉकेटिव टाइप का, गैरुलस हो उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्रूड होगा, क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, अनपढ़, है ना। क्रूड का मतलब क्या होता है, अनपढ़, अशिष्ट बोल सकते हो। यानी ये देखिए यहाँ पर शिष्ट है और ये क्या है, अशिष्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम से ही है, आपको शब्द दिया हुआ है सबमिट। सबमिट का मतलब क्या होता है, पर्वतों का शिखर, है ना, द टॉप ऑफ माउंटेन। ठीक है, बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। एंड होगा, जी बिल्कुल नहीं। एंड का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। लास्ट होगा, जी बिल्कुल नहीं। लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। बेस होगा, जी हाँ बेस हो सकता है। बटम होगा, जी हाँ बटम भी हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पर कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कि इन दोनों में से कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से हम लोग पहले बॉटम को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर बॉटम नहीं रहता तब हम लोग का आंसर बेस हो जाता, क्योंकि बॉटम का मतलब क्या होता है, सबसे निचला स्तर, है ना। देखिए यहाँ पर सबमिट का मतलब क्या हो जाएगा, पर्वतों का शिखर, जो कि काफ़ी ऊंचा होता है ना, द टॉप बोल सकते हो। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो टॉप भी हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप का भी मतलब एंटोनिम्स क्या होगा, बॉटम ही होगा ना, टॉप बॉटम बोलते हो ना। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है ना, मतलब सबसे जो उचित है वो ऑप्शन डी है। अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो ऑप्शन सी भी आपका सही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ओके गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।